हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैंने ये टॉपिक उठाया है कि काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए। इसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चों की ऐसी क्वेरीज आ रही हैं। बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया मुझे ये बताओ, कंफर्म अगर मुझे सीट मिले तो मैं काउंसलिंग करूँ, नहीं तो मैं काउंसलिंग में पैसा क्यों वेस्ट करूँ। इस तरीके की जिन बच्चों की क्वेरीज हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने नीट 2025 का एग्जाम दे रखा है। देखो, काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको आपको करना होता है। अगर आप कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो, आप लोग एक काउंसलर हायर कर लो। अब बात आ गई काउंसलर हायर करने की। काउंसलर हायर करोगे तो उसके लिए आपको मनी चाहिए। तो बच्चे ये बोलते हैं कि ये मनी हम क्यों वेस्ट करें। सबसे पहली बात, ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है। एक चीज आप लोग समझिए, वेस्टेज ऑफ मनी ये नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों। देखो, आपने नीट का एग्जाम दिया, उसमें आपने एफर्ट लगाया, पैसा लगाया, कोचिंग करी, सब कुछ करा। अब आपके पास एक नीट की ऑल इंडिया रैंक आ गई। अब आप लोग क्या किस दुविधा में फंसे हो कि अगर आपको कंफर्म सीट मिले तो आप काउंसलिंग में जाओ। नहीं भाई, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही करना है। क्यों? अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आपको सीट मिलने के जो चांसेस थे वो जीरो हो गए। आपको सीट मिलने का, अगर मान लेता हूं मैं कि आपको सीट मिलने का 1% चांस है, लेकिन ये 1% चांस तभी बनेगा ना जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी तो ये 1% चांस बनेगा। नहीं तो ये 1% भी आपका चांस चला गया। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, जिनका जो गुड स्कोरिंग बच्चे हैं, जो गुड स्कोरिंग बच्चे हैं, जो गुड स्कोरिंग स्टूडेंट्स, इनके लिए बात कर लेते हैं। अब बच्चों की क्वेरी क्या आ रही है कि क्या मुझे ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग करनी चाहिए या मुझे स्टेट कोटा में काउंसलिंग करनी चाहिए। तो देखो, जैसे आपके पास अच्छा स्कोर है, स्कोर का इन द सेंस कि जैसे आपके पास 4000 5000 के आसपास रैंक है अगर, तो आपके पास स्टेट कोटा का भी ऑप्शन खुला है, ऑल इंडिया कोटा का भी ऑप्शन खुला हुआ है। आप अगर अपने स्टेट से निकल के ऑल इंडिया लेवल पे कोई अच्छा कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो आप वहां चले जाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप एमबीबीएस में यूजी की सीट सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने दिमाग में सेम टाइम पीजी के बारे में भी सोचना है। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो गया, जिस स्टेट से आप यूजी करोगे उसी स्टेट की 50% जो सीट होती है उसमें आपको स्टेट कोटा मिलेगा पीजी के लिए। तो आपको एक ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, जैसे मान लो ऐसा होता है कि आप दूसरे दूसरे स्टेट में जा रहे हो, सपोज आप ए स्टेट के हो, आप बी स्टेट में जा रहे हो क्योंकि आपको बी स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल रहा है। आप जाइए, बेशक जाइए, तभी आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे आपको अपने स्टेट में नहीं कॉलेज अच्छा देख रहे हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको एम्स नहीं मिल रहा है, बट आप चाह रहे हो कि मैं दूसरे कॉलेज अच्छे ले लूं, तो आप क्या करोगे, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से जाओगे। अब बात कर लेते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग का। जैसे आपकी रैंक है 10,000, 11,000, 12,000 से लेके डेड 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 आपकी लेके जाऊं, स्टेट वाइज वेरी करती है। यूपी के हो तो अगर आपकी 30,000 रैंक है, एमपी के हो तो अगर आपकी 50,000 रैंक तक है, महाराष्ट्र के हो तो आपकी लगभग 45-50,000 रैंक तक है। इस तरीके से स्टेट वाइज वेरी कर रही है। तो अगर आपकी इस तरीके की रैंक है तो अब आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। नीट के पर्सपेक्टिव से अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं बात करूंगा, नीट बोल रहा हूँ, एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगा आयुष के पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग आयुष के बारे में भी समझ लेना, लेकिन मोर और लेस चीजें वो सेम ही रहेंगी। मतलब मेरा ये है कि जब आपकी बहुत अच्छी रैंक है तो आप ऑल इंडिया कोटा से जाओ। अगर आप लोगों की 10,000 के ऊपर रैंक चली गई तो फिर आप अपने प्रेफरेबली स्टेट कोटा में रुको, आपको स्टेट कोटा में भी सीट मिल जाएगी। बट जब हम लोग राजस्थान स्टेट की बात करते हैं, राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट में स्टेट कोटा का ही जो कट ऑफ होता है वो स्लाइटली हाई रहता है, क्योंकि राजस्थान से हर साल नंबर ऑफ टॉपर्स ज्यादा निकलते हैं। तो राजस्थान वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, ऑल इंडिया कोटा में भी ट्राई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि राजस्थान में स्टेट कोटा से बच्चे को जीएमसी नहीं मिल रहा होता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो राजस्थान वाले इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है,
सपोज आप यूपी के हो, यूपी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यूपी में पिछली साल लगभग 28 से 29 हजार की रैंक तक जीएमसी मिला था, ठीक, ये एक एक्सपेक्टेड आइडिया है। अब इस साल 2025 की मैं बात करूं, अगर 2025 में अभी आपकी 30,000 से लेके 31,000 तक रैंक है, ये मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी से। अब बच्चे का सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि भैया मैं काउंसलिंग कराऊं कि ना कराऊं। देखो यार, अगर आप काउंसलिंग नहीं कराओगे तो काउंसलिंग में लास्ट मोमेंट तक जाते जाते क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब सीट बढ़ के आ जाएंगी, कब नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ जाएंगे, अभी से कुछ नहीं पता है। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, एक सर्टेन सडन राउंड में सीट बढ़ के आ जाएंगी, फिर क्या होगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। आप सोच रहे थे कि आपको तो सीट मिलनी ही नहीं, आपने काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब ये है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, बिल्कुल कट ऑफ की बॉर्डर लाइन पे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 100% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो एंड इवन लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करो। लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करना है आपको, तभी ये ऑप्शन बन पाएगा कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब देखो एक और चीज, बोर्ड को क्लियर कर दूं, आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब एक चीज और बताता हूं आप लोगों के लिए, काउंसलिंग क्या करनी, काउंसलिंग में किस तरीके से राउंड 1 में जाना है, कब राउंड 2 में जाना है, कब राउंड 3 में जाना है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना है। इसके बाद इन केस अगर आपको सीट मिल गई तो क्या आपको अपग्रेड करना है, क्या आपको फ्लोट में डालना है, इसको FLOAT, क्या इसको फ्लोट में डालना है या फ्रीज कर देना है। इसके बाद बात आती है सिक्योरिटी मनी की, कि सिक्योरिटी मनी आपकी कैसे बचेगी, कब सिक्योरिटी मनी सरेंडर हो जाएगी। या तो ये सारी चीजें आप क्या करो, काउंसलिंग ब्रोचर से पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लोग, मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर लो। एक्सपर्ट काउंसलर हायर करोगे तो उससे आप लोगों का बहुत ज्यादा भला हो जाएगा यार। देखो उसको हर एक चीज का आइडिया होता है कि कब क्या करना है, आपकी रैंक पे कहाँ तक सीट मिल सकती है, किस कॉलेज को टारगेट किया जाए, वो सारी चीजें उस बंदे को पता होती है, तो वो आपकी एक अच्छी काउंसलिंग कर देगा। एक्सपर्ट काउंसलर हायर करने के लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के सामने दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ 8925130473। इस हेल्पलाइन नंबर पे हम लोग बहुत ही सब्सिडाइज रेट बोल सकते हो या लो रेट बोल सकते हो आप, लो रेट पे हम लोग काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत ही लो रेट पे। आप लोग इस पे व्हाट्सएप करके पूरा ब्रोचर ले सकते हो, नीट काउंसलिंग का ब्रोचर, और आराम से काउंसलिंग करवा सकते हो। रिसेंटली अभी हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो तो आपको वहां पे बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे, दिन में 1-2 वीडियो जो आती हैं वो देख सकते हो, आपके लायक वीडियो रहेंगी। अब देखो मैं क्यों बोल रहा था आपको ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा के बारे में, और क्यों बोल रहा हूँ लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करने में, उसका मैं डेटा दिखाता हूं, तब आप लोग ये चीजें समझ पाओगे। ये देखो, ये डेटा आप लोगों के सामने है, कब का, ये है 2024 का कट ऑफ पूरा दिया हुआ है। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज कॉलेज है जो यूपी के अंदर इलाहाबाद में, 2024 का कट ऑफ दिया हुआ है। 2024 में क्या हुआ है, जनरली क्या होता है, स्टेट कोटा से जो सीट मिलती है वो थोड़ी सी हायर रैंक पे सीट मिल जाती है और ऑल इंडिया कोटा से थोड़ी लोअर रैंक पे सीट रहती है। जैसे कि आप ये देखो, राउंड थर्ड तक 9,238 की क्लोजिंग रैंक पे ऑल इंडिया कोटा से मिली और स्टेट कोटा से 10,112 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक टिका रहा, लास्ट राउंड तक उसको ये MLN प्रयागराज चाहिए था, तो वो लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में टिका रहा, तो उसका बेनिफिट देखो उसको क्या मिला, 21,115 की क्लोजिंग रैंक पे उसको ऑल इंडिया कोटा से, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा से MLN प्रयागराज मिला। ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपको काउंसलिंग करनी है और आपको काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक रुके रहना है। इवन आप कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, तब भी आपको लास्ट राउंड तक रुके ही रुके रहना है। ये जो 21,000 की रैंक है ना, ये 21,115 की रैंक, इस रैंक पे स्टेट वाले से, स्टेट कोटा से भी बच्चों को कभी सीट न मिलने वाली है मोतीलाल नेहरू में, MLN प्रयागराज में। लेकिन लास्ट राउंड तक ये बच्चा रुका रहा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो पहले सीट होल्ड कर लेते हैं किसी भी कॉलेज में,
इसके बाद उनको देखो यार, जो बच्चे क्या है अपना डिजायर्ड कॉलेज चाह रहे हैं और वो अपना सीट भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो एटलीस्ट 2 कॉलेजेस में सीट को होल्ड करते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि मेरी सिक्योरिटी मनी जाएगी कि बचेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योरिटी मनी लगती है कितनी है, 30,000 रुपए यूपी में, और अगर आप एमसीसी की बात करोगे तो 10,000 रुपए एमसीसी में लगती है। तो उनका ये मानना होता है कि ये जो छोटा अमाउंट है ये अगर जाए तो चला जाए, लेकिन वो 2 कॉलेज में सीट होल्ड किए हैं, अगर उसको जो एक बेस्ट कॉलेज था उसमें मिल गई तो ये वाली सीट जो सेकंड सीट थी वो किसी भी राउंड में रिजाइन कर देते हैं। उनको सिक्योरिटी मनी और इन सब चीजों से मतलब नहीं होता। सेम यहाँ पे हुआ ये एमएलएन प्रयागराज में, कोई बच्चा सीट होल्ड किया होगा लेकिन वो जाके कहा चौथे राउंड में जाके उसने रिजाइन करा, तो चौथे राउंड में रिजाइन करने का मतलब क्या है कि उसकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी मनी जा चुकी है। और उस चीज का फायदा किसी दूसरे बच्चे को मिल गया कि 21,000 की क्लोजिंग रैंक पे बच्चे को सीट मिल गई। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आपको काउंसलिंग 100% करनी है जब तक ये ना कंफर्म हो जाए। अब जैसे आप यूपी के स्टूडेंट हो और आपकी रैंक 45,000 से 50,000 के बीच में है, आप बोल रहे हो कि सिर्फ मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तब फिर आप काउंसलिंग मत करो। नहीं तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे बैठे हो, 30,000 32,000 रैंक है, तो आप काउंसलिंग जरूर करो। पिछली साल क्या हुआ था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही तो जाके कॉलेजेस 2-3 ऐड हुए थे, नहीं राउंड 3 में ऐड हुए थे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं, राउंड 3 के आसपास 2-3 कॉलेजेस नए आए थे। पहले 50 सीट इनटेक के कॉलेज आए, फिर उनकी उन्हीं की सीट बढ़ा के, उन्हीं कॉलेजेस की सीट बढ़ा के ऑटोमेटिकली 100 सीट कर दिया गया उनको। तो आप ये समझो 3 से 4 कॉलेज आए और 100 सीट, तो लगभग 300 से 400 सीट का इंक्रीमेंट हुआ था काउंसलिंग चलते चलते। अब आप काउंसलिंग में नहीं बैठोगे तो आपको ये पता तो चलेगा कि 300 से 400 सीट बढ़ गई, लेकिन वो तब तक सीट फिल हो गई, तब आपको पता चलेगा। फिर आप नेक्स्ट राउंड में बोलोगे अब रजिस्ट्रेशन कर लूँ, अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूँ, तो जो गोल्डन चांस था वो चला गया। सेम यही बात आयुष कोर्सेज के लिए भी रहती है कि अगर आप आयुष कोर्स की काउंसलिंग करवा रहे हो तो सेम टू सेम यही चीज एप्लीकेबल होती है आयुष कोर्सेज वालों के ऊपर, कि आपको अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको काउंसलिंग 100% करनी ही करनी है। काउंसलिंग करोगे बेनिफिट रहेगा, नहीं कर पा रहे हो एक एक्सपर्ट काउंसलर मेरी टीम से हायर कर लो। आयुष का भी बताता हूँ, यूपी आयुष में क्या हुआ था पिछली साल, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के टाइम गवर्नमेंट कॉलेज में, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 4, इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स खाली बची थी। अब जो स्टूडेंट थे उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो मुझे सीट मिलने वाली नहीं है, इतने सारे बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वो काउंसलिंग से एग्जिट मार गए, उन्होंने काउंसलिंग फॉलो नहीं करी। और क्या हुआ, अचानक से नंबर ऑफ सीट इंक्रीज कर दी गवर्नमेंट ने, अचानक से, किसी को नहीं पता चला। भैया ऐसे ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल गई जो कि कभी कोई भी काउंसलर या कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। उन किन बच्चों को सीट मिली, उन्हीं बच्चों को सीट मिली जो सेल्फ काउंसलिंग अगर कर रहे थे तो बिल्कुल लास्ट राउंड तक टिके रहे कि मुझे काउंसलिंग करनी ही करनी है, या जिन्होंने एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर रखा था उन बच्चों को ये सीट मिल गई। इस तरीके के देखो मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिए कि आपको काउंसलिंग क्यों करनी है। तो मोस्टली बच्चों का जिनका ये क्वेश्चन है कि भैया मुझे ये बताओ कि कंफर्म सीट मिले तभी मैं काउंसलिंग करूं, तो आई होप उनके लिए मैंने ये एक परफेक्ट चीज बता दी है, परफेक्ट एग्जांपल के साथ समझा दिया है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपको कंफर्म सीट मिल रही है तभी काउंसलिंग करो। आपको ये देखना है कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो भी आपको काउंसलिंग करनी ही करनी है, उससे आपका पर्सनल बेनिफिट है भाई। आपको सीट तभी मिल पाएगी, सीट मिलने के तभी चांसेस बन पाएंगे। ये सारे सवाल जवाब हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको और बता दूं, मैंने आप लोगों को बोल रखा है कि आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके थोड़ा बहुत ये जान सकते हो कि आपको कहाँ सी आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप लोग क्या कर रहे हो, अपना स्कोर दे रहे हो यार। अरे यार स्कोर क्यों दे रहे हो, अब आप लोग अपनी ऑल इंडिया रैंक दो ना। पहली बात तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कोर कार्ड नहीं सेंड कर रहे हैं। अरे स्कोर कार्ड नहीं सेंड करोगे तो मुझे 75 बार आप लोगों से ये पूछना पड़ता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, ये सब चीजें पूछनी पड़ती हैं। आप लोग स्कोर कार्ड दोगे, उसके साथ साथ आप अपना स्टेट लिख दो कि आप इस स्टेट से आते हो। आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे दिया जाए कि कहाँ पे आपको सीट मिलेगी, कहाँ पे नहीं सीट मिल पाएगी। सिंपल सा फंडा हो जाए और आप लोग एकदम से परेशान रहते हो। तो बेसिकली देखिए, ये मैंने आपको ये बता दिया, ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा का बता भी दिया, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आपकी बहुत अच्छी रैंक है और आप अपने स्टेट को छोड़ के जाना चाह रहे हो
तो आप ऑल इंडिया कोटा में जाओ, और अगर आपकी रैंक 10,000 के ऊपर है तो फिर आप अपने स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करो, चाहे आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हो, चाहे आप बीडीएस की काउंसलिंग कर रहे हो, चाहे आप आयुष कोर्स की काउंसलिंग कर रहे हो। लेकिन ये जो रैंक वाला क्लॉज बताया ये एमबीबीएस के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग से करने से क्या फायदा होता है, स्टेट कोटा के अंदर 85% सीट जो होती हैं वो रिजर्व हो जाती है स्टेट की डोमिसाइल बच्चों के लिए, जो बच्चे स्टेट की डोमिसाइल है उनके लिए। तो अगर आपकी थोड़ी हायर साइड भी रैंक है तो भी आपको सीट मिलने के चांस रहेंगे। तो कहां से रहेंगे, स्टेट कोटा से रहेंगे सीट मिलने के चांस। ऐसे ही सेम आयुष कोर्स के लिए जाता है। अगर आप लोगों को ऑल इंडिया लेवल पे कोई कॉलेज चाहिए तो आप AA CCC की काउंसलिंग में जाओ, अदरवाइज आप अपना स्टेट आयुष की काउंसलिंग में चले जाओ तो आपको स्टेट आयुष से कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए तो भी आप स्टेट आयुष की काउंसलिंग से ही जाओगे, तब भी आप AA CCC की काउंसलिंग से जाओगे तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे आयुष कोर्सेज में। सेम गोज विद एमबीबीएस आल्सो। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी। जो मेन मेरा मुद्दा था ये वीडियो बनाने का, वो मुद्दा यही था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि काउंसलिंग करें कि ना करें। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसके साथ साथ ये भी कवर कर दिया कि आपको स्टेट कोटा में जाना चाहिए या ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहिए। आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है इसका वीडियो मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट अगर आप अपने आप से बना रहे हो तो किन किन इंपॉर्टेंट चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय, वो वीडियो भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना वीडियो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब के लिए बाय बाय।